Hi everyone, welcome to another session of 3000 questions in 100 days. Okay, तो आज है हमारा डे 3 और आज का हमारा टारगेटेड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं जो कि हैं टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है डे 1 और डे 2 में हम वो कवर कर चुके हैं. So go and watch that session too. And let's get started with today's session. Here we have question number 1. जो क्या कह रहा है भाई? The ratio of charge to mass of an electron in coulombs per grams was discovered by J.J. Thomson uncle. This is what we already know. He determined this ratio by measuring the deflection of cathode rays, right? In electric and magnetic fields. So what value did he obtain? तो पहली चीज़ यार, हमें ना ये वैल्यू पता होनी चाहिए, बट सपोज हमें नहीं पता तो हम निकाल भी सकते हैं, राइट? वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज टू मास रेशियो, राइट? तो अगर हम बात करें चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की, राइट, हाउ इज इट गोइंग टू बी? नेगेटिव, राइट? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या होगा? -1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम्स, राइट? और हमें दूसरी चीज क्या चाहिए? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट? वी नीड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. कितना होता है भाई लोग? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kgs. -31 kgs, राइट? आई रिमेंबर इट इन kgs. बट क्या हमें ये वैल्यू किलोग्राम्स में चाहिए? नहीं, हमें कूलम्स पर ग्राम में चाहिए. तो अगर मुझे किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? इन ऑर्डर टू मेक इट इन ग्राम्स. So multiply it by 10 raised to power 3 and now this value is in grams. तो अगर हम इसका रेशियो ले लें, राइट, we need ratio for this, right? Charge over mass. तो अच्छा, चल ऑप्शंस को भी देखते हैं. इंपॉर्टेंट बात, अब जो ये फाइनल वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में आएगी? नेगेटिव में आएगी, क्योंकि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6. तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी तो बेटा वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो वैल्यू पॉजिटिव में गिवन है. तो ऑप्शन नंबर डी कैंसिल्ड आउट. नाउ दिस इज -19, और जब आप ये वैल्यू देखोगे तो दिस विल बी -28, राइट? सो -19 -28, right? -19 -28. So this will be -19 plus 28. तो जो भी ये पावर निकल के आएगी, ये पॉजिटिव में निकल के आएगी. तो अगर आप पावर्स चेक करो तो देखो ऑप्शन नंबर ए में जो पावर है वो -10 आपको गिवन है. तो ऑप्शन नंबर ए भी आंसर नहीं हो सकता. तो ऐसे हमें पता चल गया कि दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते. बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी. ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी -1.76 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 कूलम्स पर ग्राम. -1.76 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 कूलम्स पर ग्राम. नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर. सो हियर वी गो, दैट ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही जवाब है. ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम. हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी कि उन सबका मास मिला के, वज़न मिला के जो है 1 ग्राम निकल के आ जाए? ठीक है, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है मैम. कितना होता है? अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया, 9.1 into 10 raised to power -28 grams, right? This is mass of electron, right? This is mass of electron. Correct है? अब मुझको ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? चलो वो नंबर मान लेते हैं x, ओके?
सपोज मुझे ऐसे x इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिनका मास जो है बेटा कितना हो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 और इनका टोटल मिला के बच्चे जो मास है वो मुझे 1 ग्राम्स मिल जाए। करेक्ट है। तो बस यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻28। इज इट क्लियर? जस्ट मेक श्योर कि हमें यहाँ पे जो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है वो ग्राम्स में कंसिडर करना था, क्योंकि दिस इज जस्ट सिंपली 1 ग्राम। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना निकल के ये आने वाला है बच्चे लोग, बताओ भाई। दिस विल कम आउट टू बी 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स। ये कितना निकल के आएगा 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हमको इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तब जाके इनका वजन मिला के 1 ग्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ पार्टिकल विच कैरीज अ चार्ज ऑफ 5.1 इंटू 10⁻⁻16 कूलम्स। यानी कि एक पार्टिकल है, उस पर इतना चार्ज है, तो हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट हैं। तो हमें पता है कि बेटा जो चार्ज होता है Q, राइट, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। Q इज इक्वल टू NE, राइट। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे वो कैसे निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, दैट विल बी कि बेटा चार्ज कितना है जो हमारे पास पार्टिकल है उस पर, डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट, डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सही है। तो चलो भाई, ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5.5 इंटू 10⁻⁻16, राइट। 5.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम्स। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट यहाँ पे साइन हमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो इट्स ओके। एंड दैट टू नंबर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो हमें वैसे भी इसका मोड वैल्यू लेनी है, तो यहाँ से इस नेगेटिव को हटा दे भाई, हटा देते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे -16 -19, दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी 3432। तो दिस वैल्यू विल बी 3432। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पार्टिकल पे प्रेजेंट है, तब जाके उस पे इतना चार्ज है। सो हियर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही जवाब है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Which experiment is responsible for finding out the charge on an electron? है ना, चार्ज बच्चे कितना होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। दिस वी ऑलरेडी नो। चलो इसको अच्छे से ही लिख लेते हैं। What is the charge on an electron? If I talk about this value, it comes out to be 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स। करेक्ट है। तो इसमें से किस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर पाए थे? कैन यू रिकॉल दैट? इट्स मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, राइट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बच्चे हमें क्या पता चला था? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इससे हमें पता चला था चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। नाउ अगर आप और ऑप्शंस के बारे में बात करो तो रेदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला था? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, राइट। इससे हमें क्या पता चला था बच्चे? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। हमें बाकी ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। और इसके बारे में क्या पता चला था कि बच्चे न्यूक्लियस के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सही है। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट,
इससे हमको पता चला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड रेज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, ये बात हमें पता चली थी। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। बट वो वैल्यू क्या है ये किससे पता चला? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। इससे हमें क्या पता चला था कि यार जो हमारे कैथोड रेज हैं वो किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन से बनी है। कैथोड रेज कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, consists of electrons which are negatively charged particles। ये बात हमें पता चली थी, which are negatively charged particles। और ये वैल्यू पता चली किससे? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। क्लियर है? एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या पता चला कि अगर हम किसी मेटल के सरफेस पे लाइट को गिराते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन, राइट। इससे हमें किसके बारे में पता चलता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में पता चलता है। तो जल्दी से आप इस सबको देखिए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, मैच द वैल्यूज ऑफ कॉलम सेकेंड विद कॉलम फर्स्ट। ओके, प्रीटी इजी। कॉलम फर्स्ट में हमें मास और चार्ज के बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के। तो यार हमें ये वैल्यूज ना पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या होता है, हम अभी इसी सेशन में बहुत बार देख चुके हैं, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। तो अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ ये मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें यहाँ से पता चल गया कि मैम जो ए है उसका क्या है? थर्ड है। जस्ट टू ट्राई व्हेन वी ट्राई टू गेट द आंसर इन आवर एग्जाम, तो हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ए का थर्ड किस में आ रहा है। तो देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, राइट। ए का फर्स्ट नहीं है, थर्ड है। तो एक्चुअली आपके एग्जाम में आपको फर्दर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट क्योंकि अभी हम आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो अभी हम हर किसी के बारे में बात करेंगे। बट एग्जाम में पहला ही ऑप्शन, मतलब पहली बार में ही मैच करके आपको सही आंसर पता चल सकता है, ठीक है भाई। तो चलो भाई आगे भी बात कर लेते हैं। मास ऑफ अ प्रोटॉन बेटा कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kgs, ठीक है। तो बी का निकल के आता है क्या बच्चे? फर्स्ट। तो ये देखो बी का फर्स्ट सॉरी, हाँ जी। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और E बाई एम रेशियो होती है -1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। ये भी हमने कैलकुलेट भी किया था, ठीक है। सो हियर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही जवाब है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं। सी का क्या है बेटा? सी का है सेकेंड, राइट। और डी का है फोर्थ, एज इट इज। क्लियर है? आगे बढ़ें। The discovery of neutron came very late because, अभी देखो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, सही है। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, राइट। लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। तो सबको लगा कि यार एक एटम है, उस पर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो उन्होंने इससे आगे थॉट देने की कोशिश ही नहीं करी। तो इसीलिए जो न्यूट्रॉन्स हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, राइट, इसीलिए उनकी डिस्कवरी लेट हुई। तो देखो बिकॉज इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो हमारा सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द कैथोड रेज आर। तो बच्चे कैथोड रेज क्या होती हैं? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट।
तो सिंपली अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन इज अबाउट, ओके, तो हमें बताना है मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो, तो बच्चे व्हाट इज द मास ऑफ a proton? It is 1.6 into 10 raised to power minus 27 kgs, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 into 10 raised to power minus 31 kgs। ऐसे क्वेश्चन में बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है किसका, कि जो भी आप वैल्यूज डाल रहे हो उनके SI यूनिट्स सेम होनी चाहिए, यूनिट्स मस्ट बी सेम, ओके, तभी आप सही रेशो निकाल पाओगे। कभी आप इसको -28 ग्राम्स कर दो और इसको केजी में कर दो, तो जो हमारी रेशो निकल के आएगी वो गलत निकल के आएगी। सो यूनिट्स मस्ट बी सेम, ओके, यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बताओ भाई क्या निकल के आएगा, इट विल बी 1.8 into 10 raised to power 3, right, into 10 raised to power 3. So this is the final answer, which is option number D. Now, अगर अब एग्जाम में हमारे पास सपोज सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो देखो ये वैल्यू 0 तो आ ही नहीं सकती, इट्स नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0, ये वैल्यू 1 भी नहीं आ सकती क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वैल्यूज डिफरेंट है। बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब देखो अगर आप सिर्फ पावर्स को देखो तो बच्चे पावर्स में 10 की पावर क्या होगी, इट्स गोइंग टू बी -27 -31, सो ये +31 हो जाएगा। तो जो ये 10 की पावर है इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव, राइट। तो आप यहां से बोल सकते हो कि मैम सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही सही हो सकता है। तो एक्चुअली आपको अपने एग्जाम में फाइनल आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको सिर्फ और सिर्फ जज करना था ऑप्शंस को देख के कि कौन सा सही जवाब हो सकता है, ओके। चलो, आई बिलीव इट्स क्लियर। आगे बात करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। नाउ अगर आप एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट अ न्यूट्रल एटम, यानी कि हाँ जी, तो जब भी हम एक न्यूट्रल एटम के बारे में बात करते हैं इट मीन्स कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नीदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड नॉर नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। तो न्यूट्रल एटम का क्या मतलब होता है बेटा, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या दिखाएगा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, इक्विवेलेंट वेट या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बच्चे वो दिखाएगा एटॉमिक नंबर, सो विच इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। आई होप दैट दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है, सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट हैविंग atomic number 25 and atomic weight कितना है भाई 55 will contain। तो हमें इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताना है। तो अगेन बच्चे जो एटॉमिक नंबर है दैट इज जी, राइट। एटॉमिक नंबर को आप किससे डिनोट करते हो, जेड से, जी से, ओके। सो वी नो दैट एटॉमिक नंबर जी, इसकी वैल्यू यहाँ कितनी गिवन है 25, करेक्ट है। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। व्हाट डज इट शो यू, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज इक्वल टू 25। तो देखो 25 न्यूट्रॉन्स हमें पता नहीं, इसमें 30 प्रोटॉन्स, 55 प्रोटॉन्स, 55 न्यूट्रॉन्स, 25 प्रोटॉन्स। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जिसमें आपको गिवन है कि भाई 25 प्रोटॉन है। अगर अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकालने हैं, ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज वेल। तो बच्चे हम कैसे निकालते हैं, याद है कि भूल गए,
this is equal to A minus Z, right? A is your mass number and Z is your atomic number. बच्चे mass number क्या है यहाँ पे मैम 55 minus 25 कितना आ गया 30 न्यूट्रॉन्स. ठीक है भाई. सो 25 प्रोटॉन्स एंड 30 न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही जवाब है. जल्दी से इसको देखिए. Let's talk about the next question now, which is question number 11. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? From the following pairs of ions, which one is not an isoelectronic species? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं. आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड. तो ऐसी स्पीसीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम हो, उनको हमने क्या नाम दिया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. ओके. तो O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव. चलो भाई चेक करते हैं. अगर हमें O2 नेगेटिव के लिए चेक करना है तो अगर हम न्यूट्रल ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो उसमें 8 ही प्रोटॉन्स होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स, राइट. बट यहाँ पे हमारे पास O2 नेगेटिव यानी कि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. सो दैट विल बी 8 + 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स. सही है. सिमिलरली अगर हम बात करें F नेगेटिव के बारे में, सो दिस विल बी 9 + 1. फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बट F नेगेटिव है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. करेक्ट. हमें क्या बताना है कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है. आगे बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में. Na पॉजिटिव. तो बच्चे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. पॉजिटिव चार्ज मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है. सो दैट विल बी 11 - 1 यानी कि अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स. Mg2 पॉजिटिव. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 यानी कि उसके पास 12 ही प्रोटॉन्स और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स. 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं. और इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये चारों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे आपस में. ओके. Mn2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव. तो बच्चे Mn2 पॉजिटिव. मैंगनीज का एटॉमिक नंबर मैम 25. सो दैट विल बी 25 - 2, राइट. दैट विल बी 25 - 2. दैट इज 23 इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट है. And we have Fe3 positive. Fe3 positive. Fe का atomic number 26. So this would be 26 - 3. Again 23 electrons. तो ये भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी. Fe2 positive and Mn2 positive. चलो भाई इसमें भी कैलकुलेट तो कर ही लेते हैं, है ना. सो Fe2 positive के बारे में अगर बात की जाए, Fe2 पॉजिटिव. Fe का एटॉमिक नंबर 26 - 2 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन्स. और Mn2 पॉजिटिव वही कितना हो गया बच्चे? 23 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. अभी देखो ऑप्शन नंबर डी है, ये तो पता चल गया. बट हम इसको एक्चुअली बिना कैलकुलेट करे भी बता सकते थे. कैसे मैम? अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखो तो दोनों जो एलिमेंट्स हैं Fe और मैंगनीज दोनों हैं तो क्या? सेम. और दोनों पे ही +2 चार्ज है यानी कि दोनों में से ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं. तो क्या इसमें फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो सकते थे? नहीं हो सकते थे. इसीलिए हमें इसको एक्चुअली कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी. ओके. तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही जवाब, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है दोनों आपस में. सही है. आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन Lu ल्यूटीशियम इन रिस्पेक्टिवली आर. ओके. तो देखो यार हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इस ऑर्डर में बताना है.
तो बच्चे अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट x होता है, ऊपर उसका मास नंबर लिखा जाता है और नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर z यहाँ पे क्या है 71, राइट। z here is 71 which is atomic number, right, which is what atomic number। और बच्चे एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और क्योंकि ये एलिमेंट न्यूट्रल है, राइट, तो जितने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी तक हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, सो वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 71 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 71, सही है। तो हमें क्या देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऑर्डर क्या हो, जिसमें पहली चीज और आखिरी चीज 71 हो। ऑप्शन नंबर ये देखो 104 71 नहीं हो सकता, 71 71 हो सकता है, आगे भी चेक करते हैं क्या पता किसी और में भी हो। 71 104 नहीं हो सकता, 175 71 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी ही तो जवाब है। तो आपने बस क्या देखा, एटॉमिक नंबर देखा, आपको क्विकली पता है कि यार इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 71, राइट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मुद्दे की बात है कि हमारा टाइम बच गया और हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, राइट। बट कैलकुलेट करना तो हमको आता है, वो तो हम कर ही सकते हैं आपको बताने के लिए, राइट। सो वी नो दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच्चे क्या होता है, a माइनस जी, राइट। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट। सो दिस विल बी 175 minus 71. This will come out to be how much, 104, right, 104. So here we have got our answer, which is option number B, sorry my bad, option number B। clear है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बेरिलियम 2 positive is isoelectronic with which of these ions? okay, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बच्चे लोग क्या होता है मैम 4, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेरिलियम 2 पॉजिटिव के बारे में। तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैम, न्यूट्रल बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ से ले लिए गए हैं इसीलिए 2 पॉजिटिव चार्ज। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स मैम, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। H पॉजिटिव में बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैम, 0 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, राइट। नाउ दिस इज H पॉजिटिव, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है और आप H पॉजिटिव को ही एक्चुअली प्रोटॉन बोलते हो, सही है। तो इसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकते। Li पॉजिटिव की बेटा बात कर लेते हैं मैम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, यानी कि एक न्यूट्रल लिथियम में 3 ही प्रोटॉन 3 ही इलेक्ट्रॉन, पर ये है Li पॉजिटिव, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या बोल सकते हैं दैट बेरिलियम 2 पॉजिटिव एंड Li पॉजिटिव ये क्या है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या हमें यही बताना था, हाँ जी। तो हमें हमारा जवाब मिल गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो इसको और बढ़ते हैं आगे। सिलेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आउट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए जी, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव बच्चे क्या होगा, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 के पास 16, राइट। सो दिस विल बी 8 + 8। एक नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, करेक्ट। सो 8 + 8 + 1 बच्चे कितना हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखते हैं CH4, राइट। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के पास 6, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज 6 + 4 विच बिकम्स 10 इलेक्ट्रॉन। तो यार देखो, आपने शुरू के 2 चेक करे, वो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब नहीं हो सकता। सही है जी,
ऑप्शन नंबर बी को चेक करना शुरू करते हैं। CO कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 8, 6 + 8 मैम 14 इलेक्ट्रॉन्स, नो प्रॉब्लम। NO पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 8, एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो बचे कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स। चलो क्या बात है, यहाँ बात बन सकती है। थर्ड को और चेक कर लेते हैं, अगर बात बन गई तो यही है हमारा सही जवाब। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास 7, एक नेगेटिव चार्ज यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो 6 + 8 अगेन 14 इलेक्ट्रॉन्स। अरे वाह, हमारी बात बन गई। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मैम ये तीनों स्पीसीज क्या है, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या हमें यही बताना था? यस मैम, यही बताना था, तो यही है हमारा जवाब। लेकिन आपको एक होमवर्क यहाँ दिया जा रहा है कि आप ऑप्शन नंबर सी और डी में सिमिलरली चेक करोगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें प्रेजेंट है। ठीक है, 6 स्पीसीज है, चेक देम। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द स्पीसीज विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। ओके, तो चलो भाई CO को चेक कर लेते हैं पहले। मैम कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स CO के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। सही है, तो अब ऑप्शंस में से चेक कर लेते हैं। जिसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए 14, वो हो गया हमारा विनर, CH3 पॉजिटिव। ओके, एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसको पहले तो जरा एक बॉक्स में कर देते हैं, ये है हमारा रेफरेंस। ठीक है भाई, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 3 के पास 3 इलेक्ट्रॉन, so this will be 6 + 3 - 1 because of the positive charge, so this will be 6 + 3 9, 9 - 1 8, यानी कि CH3 पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, N2, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 के पास 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये वी हैव गॉट आवर आंसर। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब है। इज दैट ओके? जल्दी से इसको देखिए। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following is true for Thomson's model of an atom? Okay, Thomson's plum pudding model, right? या watermelon model. It's like कि अगर आपके पास एक watermelon है तो उसमें जो रेड वाला पार्ट है ना, जो हम खाते हैं, that's पॉजिटिवली चार्ज पूरा, यानी कि वो फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज, एंड द नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग थॉमसन्स मॉडल। बेटा दिस इज इनकरेक्ट, यू कैन नॉट मेजर द रेडियस यूजिंग द थॉमसन्स मॉडल, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। ओके, बी, सी और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी और सी देखोगे, ये थोड़े से अलग हैं उन एक्सप्लेनेशन से जो कि हमने जनरली 11th में पढ़ा है, पर ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स एकदम ठीक हैं। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होता है। पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या है, रीड कर लेते हैं सो दैट वील गेट टू नो कि हाँ यार ये ना सही है दोनों पॉइंट्स। ओके, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्टर्ब्ड बाय कोलिजन दे विल वाइब्रेट अराउंड देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन and emit electromagnetic radiation whose frequency is of the order of the magnitude of the frequency of electromagnetic radiation. ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है। In an undisturbed atom, the electrons will be at their equilibrium positions where the attraction between the cloud of positive charge and the electrons balances their mutual repulsions. ओके, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो एकदम सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स
regarding the structure of atom is based on Rutherford's alpha particle scattering experiment. Okay. The positive charge is concentrated in a very small volume of the atom. बिल्कुल सही बात है यार ये. रेदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चला था किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, कि यार जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ना वो बहुत ही कम वॉल्यूम में जो है ना बैठा हुआ है ना. इसको इनफैक्ट ऐसे कंपेयर किया गया था कि अगर आप मान लो कि जो पूरा एटम है वो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना है, राइट. और अगर आप एक फुटबॉल ग्राउंड के बीच में एक लेमन, एक नींबू रख दो तो उसके बराबर होता है न्यूक्लियस. तो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है. तो यही बेस्ड है किस पे, रेदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट पर. बाकी के भी देख लीजिए. द पॉजिटिव चार्ज इज स्कैटर्ड, वो फैला हुआ है, नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता. द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ एटम, नहीं, इट इज वेरी मच लेसर, तो ये भी नहीं हो सकता. Most of the space in the atom is occupied by the neutrons. No. In the center, in the nucleus, it contains protons and neutrons. Okay? तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही जवाब हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following observations was not correct during Rutherford's scattering experiment? अब की बार हमें बताना है कौन सी ऑब्जर्वेशन गलत है. जो इन चारों ऑप्शन में से ऑब्जर्वेशन गलत होगी वो हमारा सही जवाब होगा. ठीक है. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. यस, क्योंकि अगर आप एक एटम को देखो तो मोस्टली जो उसमें जगह है वो खाली है. तो क्या हुआ बेटा, जो अल्फा पार्टिकल थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा निकल गए. सही है. A small fraction of alpha particle was deflected by small angles. Yes, है ना, कि जो कुछ जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास से निकले वो स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए. ठीक है. A large number of the alpha particle were bounced back. नहीं, 1 in 20,000 was bounced back. जो डायरेक्टली न्यूक्लियस को हिट किया वो वापस चला गया, बाउंस बैक कर गया. करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है. वो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए ये हमारा सही जवाब है. सही बात है. ठीक है. a very few alpha particles, see 1 in 12,000 जो भी हमने डिस्कस किया were bounced back. तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. करेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब क्यों है, क्योंकि जो गलत स्टेटमेंट है हमें वो बताना था. तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन कि आपको ऑप्शन में से क्या सिलेक्ट करना है, सही जवाब मतलब सही स्टेटमेंट या गलत स्टेटमेंट. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन SR, स्ट्रॉन्शियम. बच्चे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A minus Z. So that will be 88 minus 38. That would be how much? 50. This is our answer. Let's check. 88, 126, 50. Option number C है सही जवाब. Here we go. Let's look at the next question. An element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Find the symbol of the atom. अभी देखो, मान लेते हैं कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, x हैं. ठीक है. let the number of protons be x. ओके. तो हमको क्या पता है, मास नंबर पता है और 31.7% ज्यादा उसके पास न्यूट्रॉन्स है, हमें ये पता है, राइट. सो वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या होता है, मास नंबर होता है जिसकी वैल्यू 81 हमको पता है. ठीक है. प्रोटॉन्स बच्चे x हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए. देखिए अगर आप एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, दिस विल बी x प्लस, राइट, 31.7% ऑफ x, ये क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट. सो दैट विल बी
31.7 by 100, right? 31.7% of x, right? ये कितने आ गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? दैट वुड बी 0.317x, राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं? x प्लस 0.317x, राइट? ये किसके इक्वल आएंगे बच्चे? दिस विल बी इक्वल टू 81, सही है? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 81. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये कितना आ जाएगा? 1.317x. अच्छा चलो, इन फैक्ट 31 पॉइंट मोर न्यूट्रॉन्स, राइट? अगर बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो x है, राइट? अगर हमने बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो x है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने ये निकाले हैं, राइट? दीज आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सही है? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ओके? Now, if you add one more x in it, this is just the number of neutrons, and if we add plus x in it, then it will be what? P plus n. These are the number of neutrons, and these become the number of protons. Okay? तो यहाँ से इसको हटा देते हैं. Is that okay? These are the number of neutrons, and these are the number of protons. सही है? तो इसको add करने के बाद बच्चे कितना आना चाहिए? 81. Okay? So x plus x 2x, and this is 0.317x, right? So total it becomes 2.317x, right? It is equal to how much? 81. So x will be equal to 81 over 2.317. सही है? तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, it will be 35. It will be how much? 35. 35 एटॉमिक नंबर किसका होता है बेटा? ब्रोमीन का होता है, सही है? नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. हमने क्या कैलकुलेट किया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. यानी कि हमें क्या चीज पता चल गई है? Z की वैल्यू पता चल गई है. हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? दैट एटॉमिक नंबर इज 35. यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रोमीन की बात कर रहे हैं. इट इज Br. सही है? देख लो भाई, ऑप्शन नंबर बी में हमको गिवन है क्या? ब्रोमीन. आई थिंक इट्स ओके, इसमें कोई परेशानी नहीं है. आगे बढ़ते हैं. द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं. कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? मैम 6. ऑक्सीजन में कितने होंगे? एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन में 8 into 2. So that will be 6 plus 16, which becomes 22 electrons. Okay, so that is our answer, which is option number B. Okay, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. An atom which has lost one electron would be. ऑप्शंस देखते हैं. नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या डबल पॉजिटिव चार्ज. ओके बच्चे, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है तो हमेशा वो स्पीशीज क्या बनती है? केटायन. एंड केटायन इज व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट? पॉजिटिवली चार्ज्ड. इसको हम कैसे समझ सकते हैं? चलो, इसको अगर समझने की कोशिश की जाए तो हम इसको कैसे समझते हैं? चलो, अगर हम बात करें सोडियम के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट सोडियम. ओके, सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10. यानी कि आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इसके पास 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तभी ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. नाउ अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ओके, सो दिस बिकम्स, अभी चार्ज बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है? सपोज अब इसके पास 10 प्रोटॉन्स हैं और 9 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो ना कि 9 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रल करने के लिए 9 प्रोटॉन्स लगेंगे, लेकिन एक प्रोटॉन बच गया, तभी इस पे क्या है? एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है. क्या है बेटा? एक इस पे एक्स्ट्रा
पॉजिटिव चार्ज आया है। तो दैट इज वाई वेन एवर वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट द स्पीशीज बिकम पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि केटायन। तो ऑप्शन नंबर बी अगेन हमारा सही जवाब है। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Rutherford's experiment on scattering of alpha particles showed for the first time that the atom has protons, electrons, nucleus या neutrons। Rutherford alpha particle scattering experiment से क्या पता चला था कि जितना भी टोटल मास है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, वो सेंटर में कलेक्ट होके रखा हुआ है, जिसको कि क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following statements does not form a part of Bohr's model of hydrogen atom? Okay, कौन सा part of Bohr's of hydrogen atom नहीं है, is not। Make sure to read the question। Energy of the electron in orbit is quantized. This is said by Bohr uncle. Okay. Electrons revolve in different orbits. Yes. Around the nucleus. सही बात है, ये भी कहा है Bohr uncle ने। The electrons in orbit nearest to the nucleus has lowest energy, है ना, which shows कि यार nucleus जो इलेक्ट्रॉन है it is bound to nucleus, right? जितना करीब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्रेजेंट है वो उतना टाइटली बाउंड है, ये भी बात सही है। द इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन एंड वेलोसिटी इन ऑर्बिट कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। बेटा ये क्या है, दिस इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज व्हाट, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इज इट ओके? दिस इज व्हाट वी हैव। ओके, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। Rutherford's scattering experiment is related to the size of nucleus, atom, neutron, electron, nucleus। अरे वाह, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि अगर हम मान लें कि पूरा जो एटम है वो फुटबॉल ग्राउंड जितना है, तो अगर आप एक फुटबॉल ग्राउंड के बीच में जाके एक लेमन रख दोगे, इतनी ही वॉल्यूम होती है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की। ओके, तो हमें यही बात पता चली थी कि इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। द बोहर मॉडल ऑफ द एटम कैन एक्सप्लेन। चलो भाई ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो बच्चे अगर आप बोहर मॉडल के बारे में बात करते हैं तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड होता है। किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आप क्या बोलेंगे? बोहर मॉडल इज वैलिड, बोहर्स मॉडल इज वैलिड only for what? Single electron species is valid only for single electron species। ऑप्शंस देखते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, नहीं। देखो हाइड्रोजन सिंगल स्पीशीज है तो हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, हीलियम के लिए वैलिड नहीं है, हीलियम के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन अगर मैं हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो बच्चे वो क्या बन जाएगा? He पॉजिटिव बन जाएगा ना। तो He पॉजिटिव के लिए बोहर्स मॉडल वैलिड है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ लिथियम के लिए, लिथियम के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गए। ओके, तो ये नहीं हो सकता। Spectrum of an atom or an ion containing 1 electron only. Yes, this is the right choice. यही तो अभी हमने सीखा। ठीक है भाई, सो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या सोलर स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। When alpha particles are sent through a metal foil, okay, Rutherford's experiment के बारे में बात हो रही है।
मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल बिकॉज क्यों? क्योंकि बच्चे एटम जो है वो मेजरली खाली है, इसलिए तो इसलिए वो बिल्कुल सीधे निकल गए अनडिफ्लेक्टेड। अल्फा पार्टिकल्स मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी, नहीं, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। तो यस, ऑप्शन नंबर बी है अगेन हमारा सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। When beryllium is bombarded with alpha particles, extremely penetrating radiations which cannot be deflected by electrical or magnetic fields are given out. These are. तो बेटा इसी एक्सपेरिमेंट से क्या किसकी डिस्कवरी हुई थी? जो ये यहाँ पे बताया गया है कि क्या हुआ है, इससे ही तो डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन्स की। This is a story related to discovery of neutrons by James Chadwick. किन्होंने दी थी बच्चे? By James Chadwick. Okay? तो ये डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई थी? ना इलेक्ट्रिक फील्ड से ना मैग्नेटिक फील्ड से। क्यों? क्योंकि it was a beam of neutrons. Why? Because we are talking here about beam of न्यूट्रॉन्स। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हुए। अ बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Bohr's model of an atom is contradicted by Pauli's exclusion principle, Planck's quantum theory, Heisenberg's uncertainty principle। अभी हमने पीछे भी देखा था, राइट? अकॉर्डिंग टू बोहर अंकल, उन्होंने तो बोहर्स रेडियस डिफाइन किया था, यानी कि आप एग्जैक्टली लोकेशन बता सकते हो किसकी, जो आपका इलेक्ट्रॉन है आप उसकी लोकेशन बता सकते हो कि वो न्यूक्लियस से एग्जैक्टली कितना दूर है, राइट? लेकिन हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप साइमल्टेनियसली एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी बता ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो बोहर्स मॉडल है इट इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चे वो है हमारा सही जवाब। ओके, एंड हियर वी गो, यू कैन सी we are done for the day. The 30 questions we have covered, and thank you so much for watching. Till then, till the next session, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, healthy रहो. See you in the next session. Bye bye.